बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मेरे साथ हैं तसव्वुर ज़मान बाबर। व्यूअर्स, कोरोना वायरस के हवाले से आपको अपडेट करते चले, जो कि हम आपको एवरी आवर करते हैं अपने करंट अफेयर की ट्रांसमिशन और न्यूज़ अपडेट्स में। 22,550 अफराद को अब ये मर्ज लाहक हो चुका है पाकिस्तान में। अच्छी बात यह है कि 6,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हो चुके हैं, लेकिन इसका मनफी पहलू यह है कि 526 लोग लुकमा अजल बन चुके हैं। फिगर्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 500 से ज्यादा अफराद भी बहुत ज्यादा होती हैं। और मैं उस तनाजर में कह रहा हूं, आलमी तनाजर में, कि जो फैटेलिटी रेट है वो हमारा 2.1 और 2.2% पे है, जबकि बरतानिया, अमरीका, इटली, स्पेन और जो यूरोपीय ममालिक है वहां पर इसका जो फीसद है वो 8 से 9% इसके फर्टिलिटी रेट जा रहा है। बारकैफ इसके जो माली मुजमरात हैं, माली असरात हैं इक्तिसादी, उस पर भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में, और उसमें यह फैसला किया गया, जो बात सामने आई कि 9 मई के बाद से कुछ लॉकडाउन में नरमी लीक की जाएगी। और उसकी बड़ी वजह यह है तस्वर के जो इसके इक्तिसादी मनफी असरात हैं वो अब लोगों पर पड़ना शुरू हो गए हैं। और मैं ये भी देख रहा था कि जो समुद्र पर पाकिस्तानी हैं वो भी 22,000 के करीब उनकी नौकरियां चली गई हैं और वो वतन वापस आ रहे हैं। तो आपके भी इल्म में है और व्यूअर्स के भी इल्म में है कि जो महसूलात है वो हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मईशत के पहिए को चलाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो अगर थोड़ा सा तकाबुल हम करें, जो कि बनता नहीं है, अगर अमेरिका की हम बात करें तो बहुत ही मजबूत या ताकतवर मुल्क है। उनके प्रेसिडेंट भी ये कह रहे हैं कि हम अगर मईशत के पहिए को रवां दवां रखना चाहेंगे या फिर मईशत को खोलने का हम फैसला करेंगे तो यकीनन अमवात में इजाफा हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये फैसला करना होगा। यानी तरक्की याफ्ता अक़वाम या ममालिक का ये कहना है, उन्होंने भी इस कोरोना वबा के तनाजुर में होने वाले मुआशी नुकसानात के सामने घुटने टेकने का इंदिया दिया है। तो हम जैसा जो तरक्की पजीर मुल्क है तो उसको तो ये फैसला बाहर कैफ करना ही होगा। बिल्कुल, और बड़ा एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। इस पे भी बात करते हैं कि जो हेल्थ और इकोनॉमी, वो कहते हैं जान है तो जहान है। अब ये देखना है कि जान है तो जहानों को तरजीह देनी है, या जो रोजगार है और भूख की वजह से अगर लोग जो हैं वो मुतासिर होते हैं उसको कैसे रोकना है। बारकर एक बड़ी मौजूद शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सरदार तनवीन इलियास साहब, चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। बहुत शुक्रिया सरदार साहब वक्त देने का। आपसे जानना चाहूंगा क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट पे भी जाहिर बात है इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, पूरी दुनिया में इसकी जो है वो बातगश्त हमें सुनाई दे रही है। बरामदात में हमारी कमी वाक़या हो रही है, समुद्र पार पाकिस्तानी जो है उनकी जॉब्स में कमी आई है, 22,000 के करीब बेरोजगार हो गए हैं, वतन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो दिहाड़ीदार तबका और जो डेली वेजर्स हैं या जिनका कारोबार छोटा है वो भी अब चूंकि लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े हैं। तो क्या आपको सारे इस सूरत हाल पर आपकी क्या राय है, अब अभी कैसे आगे बढ़ना चाहिए? सरदार तनवीन इलियास साहब। अनवर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि हम आपके प्रोग्रामों में पहले भी ये कहते रहे कि हमारी गवर्नमेंट ने, स्पेशली वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए, जो आपका लॉकडाउन था जब इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज भी हुआ, लेकिन लॉकडाउन इमीडिएट नहीं किया गया, ऑल ऑफ सडन नहीं किया गया। अगर हो जाता तो जो सिचुएशन हमने अपने नेबर कंट्रीज में देखी कि पैनिक होने से लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ग्रेजुअली आपने देखा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, वेडिंग हॉल और जो ऐसी इवेंट जहाँ पे बड़े सोशल इवेंट होते हैं उन जगहों को क्लोज किया गया, और फिर आस्ता आस्ता हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ भी गए। इसी तरह गवर्नमेंट ने सबसे पहले आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला, और कंस्ट्रक्शन के साथ फिर जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं हमारी, बहुत सारी सनतें हमारी कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, उनको खोला। और अब गवर्नमेंट इस तरफ जा रही है कि जी जो लॉकडाउन है इसके अंदर नरमी करते हुए बाकी जो आपके रिटेल के बिजनेस हैं, क्योंकि रिटेल का जो हमारा आम आदमी बिजनेसमैन है और जो उसका सारफ है वो बड़ा बुरी तरह इसके ऊपर इस वक्त वो असरअंदाज हो रही है ये चीजें, तो उसको रियलाइज करते हुए वज़ीर आज़म साहब ने कल कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दी और इसकी तरफ अब जा रहे हैं। देखिए, जो बड़ी माशियतें हैं वो बिल्कुल सही बात है कि जो अमेरिकन माशियत है वो $1 ट्रिलियन इसकी अपनी इकॉनमी को इस वक्त इंजेक्ट कर रही है, जबकि हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस माह मुबारक में अल्लाह ताला की स्पेशल ब्लेसिंग्स भी रही हैं कि आप खुद जब अभी ये कह रहे थे कि आप ये देखें कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो सिचुएशन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत हाल उससे बहुत मच बेटर है, बहुत बेहतर सूरत हाल रही है इसके असरात के हवाले से। इकॉनमी भी आप ये देखिए कि आपकी जो इकॉनमी है वो कैश इकॉनमी है, आपकी क्रेडिट इकॉनमी नहीं है। ठीक कह रहे हैं। और कैश इकॉनमी की बुनियाद पे हमें वो शायद वो असरात अल्लाह ताला इंशाल्लाह मेहरबानी करेंगे तो वो हमें असरात वो नहीं होंगे जो उन इकॉनमीज को फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ आप ये देखिए कि जिस चीज को हमें इस वक्त एडमायर करना चाहिए कि आप ये देखें कि
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो इकदामात उठाए हैं कि आम आदमी के लिए, जो कि उस आम आदमी को जो कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं कमा सक रहा था, उसको एक उन्होंने घर पे जाके डोर स्टेप्स के ऊपर ना सिर्फ वो वसाइल मुहैया किए, बल्कि उसके साथ आप ये देखें कि जो बड़ी कंपनियां थी उनको भी गवर्नमेंट ने 3 से 4% शरह सूद के ऊपर 200 से लेके 500 मिलियन यानी 20 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक जिन कंपनियों की तनख्वाहों की जो पे रोल बनती है वो स्टेट बैंक की स्पेशल अप्रूवल से इस वक्त जो है बैंकों से पैसे ले रही हैं और वो पैसे दे रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था कि ताकि कोई आदमी बेरोजगार न हो। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ किया, जिसको मैं ये समझता हूँ कि इसकी बहुत बड़ी अप्रिसिएशन होनी चाहिए थी और इसकी गूंज जानी चाहिए थी पूरे मुल्क में कि हमारे बहुत सारे नेबर में अगर आप देखें तो कोई ऐसे इकदामात नहीं है। इसके साथ हॉस्पिटल्स के हवाले से अप टू 50 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल दे दी है। जो हॉस्पिटल अलाइड मशीनरी है, जो हॉस्पिटल रिलेटेड चीजें हैं, वो 50 करोड़ तक 2 से 3% के मार्कअप के ऊपर वो पैसे ले सकते हैं। ये वो रिलीफ है कि आप ये देखें कि हमारे वसाइल न होते हुए भी हमारी वो गुंजाइश नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने आम आदमी का एहसास करते हुए ये चीजें की हैं। अब जब लॉकडाउन को थोड़ा सॉफ्ट करने हम जा रहे हैं तो उसमें भी बेसिक चीजें ये हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनको इंशाल्लाह कंसिडरेशन में रखते हुए लोगों से भी हमारी यही अपील है कि जी आप लोग अपनी जान की हिफाजत आप खुद कीजिए, इसका एहसास कीजिए। आप उन लोगों को लाने के लिए माजरत, उसमें मैंने जो देखा है थोड़ी सी गैर संजीदगी नजर आती है अवाम नास में। कल भी रफ्तार के वक्त अगर आप देखें तो काफी लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही थी। आपने समाजी फासलों की बात की है, जो अब इंशाल्लाह अब ये लॉकडाउन में कुछ नरमी आती है तो ये जो SOPs वजारत सेहत ने वजह किए हैं अब इसको लागू भी करना है, अवाम की भी जिम्मेदारी है और जो भी दुकानें हैं या जनरल स्टोर्स हैं उनको भी इंश्योर करना चाहिए, लोगों को नहीं, 4 से ज्यादा लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। इसको सर इस गैर संजीदगी को भी हमें थोड़ा सा बदलना होगा। बिल्कुल अनवर साहब, आप बिल्कुल सही राइटली आपने पॉइंट आउट किया है। ये सूरत हाल है कि बाद जगहों पे हमने ये चीज नोटिस में आई है। पिछले अरसे में भी हम ये कहते रहे कि जहाँ पे ये ज्यादा जमगठा लग जाता था, लोग जम हो जाते थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरवीन करना पड़ता है। हम अब भी अपने जो हमारी जितनी रिटेलर्स की एसोसिएशन है उनके साथ हम ये कह रहे हैं कि जी आप लोग इस चीज को इंश्योर करें कि आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि किसी जगह पे लोग SOPs को वायलेट ना करें। अगर ये SOPs वायलेट होंगी और अगर ये वबा स्प्रेड होगी तो फिर दोबारा गवर्नमेंट को ये चीजें लॉकडाउन की तरफ ले जानी पड़ेंगी। ये चूंकि माह मुबारक है, रमजान में आपको पता है बिजनेस के हवाले से लोग अगले कई महीनों का बिजनेस इसमें करते हैं, कंजम्पशन भी ज्यादा होती है, स्पेंडिंग भी ज्यादा होती है। इस हवाले से गवर्नमेंट इस चीज का एहसास करते हुए कि आम जो डेली वेजेस वाला है वो बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है। जो लोग इन रिटेलर्स के साथ वाबस्ता, हमारे करोड़ों लोग हैं जिनकी जो रोजगार है वो इस रिटेलर बिजनेस के साथ वाबस्ता है, तो हम इस चीज का एहसास करते हुए चाह रहे हैं कि जी इसको साफ करें। लेकिन लोगों की भी ये जिम्मेदारी है, हम सोशल मीडिया के थ्रू, अपने रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी अवेयरनेस दे रहे हैं। प्लस जितनी इनकी एसोसिएशन है उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि लोग इसकी पाबंदी करें। जी सरदार साहब, ये फरमाइएगा हुकूमत की जानिब से जिस तरह से तामीराती शोबे के हवाले से कुछ मराहत का भी ऐलान है, उसको खोलने की भी बात की गई है। जाहिर बात है कि बहुत से मजदूर या जो हुनरमंद हैं वो मुतासर हो रहे थे कोरोना वबा की वजह से। इस वक्त सरमायाकार क्या सोच रहा है? क्या वो सरमायाकारी करना चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बैरूनी सरमायाकार और हमारी मकामी सरमायाकार मिल के जॉइंट वेंचर के तहत बहुत से प्रोजेक्ट्स को जारी रखे हुए थे। क्या वो दोबारा से शुरू हो पाएंगे? इंतजार किया जा रहा है। ये क्या इस वक्त सोच विचार सरमायाकारों की क्या है? देखिए, सबसे पहले सवाल ऐसा है कि डायरेक्ट इस वक्त में ये समझ हमारे मुल्कों में एक्सपेक्ट नहीं कर, बल्कि किसी मुल्क को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ी आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, अगर जगह को थोड़ा सा बदलेंगे तो आवाज में क्लैरिटी आएगी। डिपेंडेंसी है हमारी, आप सही है, आप सही हमारी जो हमारी डिपेंडेंसी है वो हमारी लोकल मार्केट के ऊपर है जी। हमारा जो आप ये अगर पहले भी अगर आप हमारी ग्राफिकल फिगर्स देखें तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होती है। और हम ये समझते हैं कि जी जो हमारा लोकल इस वक्त इन्वेस्टर है और स्पेशली जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, जो हमारा एक बड़ा मेजर एसेट्स है। देखिए, पंजाब से 7.7 मिलियन हमारे 77 लाख लोग बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। ये सालाना को 2000 अरब रुपया हमें भेजते जी। अगर क्या इस वक्त कुछ लोगों के वापस आने के भी चांसेस हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी तादाद है। अगर 1,00,000-2 लाख आदमी आ जाता है तो हमारी इकॉनमी के अंदर कोई बड़े असरात में नहीं समझता कि उसके होंगे, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी तादाद बाहर बैठी है और आपकी लोकल इंडस्ट्री के लिए इस वक्त बहुत पोटेंशियल है कि वो अपनी एक्सपेंशन करे।
कंस्ट्रक्शन के हवाले से बिल्कुल आपने सही पूछा। देखिए, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सबसे पहले तो ये है कि आप देखें कि ये 50 साल मुतालबा जो था, हमारा मुल्क बनने के 15-20 साल बाद से ये मुतालबा स्टार्ट हुआ कि जी इसको आप इंडस्ट्री का दर्जा दें। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा देके और इसके साथ बहुत बड़े जो स्टेप्स लिए हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो हिस्टोरिकल रहेंगे और वो माइलस्टोन है इस इंडस्ट्री की ग्रोथ और एक्सपेंशन के हवाले से। जो आपका आम आदमी है वो स्किल भी और वो अनस्किल भी। देखिए, जिस आदमी को कोई काम नहीं आता लेकिन वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अगर कमाना चाहता है और वो आता है और वो हेल्पर के तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हो जाता है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया, इसके एसोसिएटेड अलाइड जितनी इंडस्ट्रीज हैं जो सनतें चलती हैं उनका भी खत्म कर दिया गया और कंस्ट्रक्शन के लिए बड़े रिलीफ भी लेके आए। तो उससे मैं ये पूछता हूँ कि जब आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो इसके साथ आपकी 40-50 सनतें फौरी तौर पे चलना शुरू हो जाएंगी और ये बहुत बड़ा रिलीफ। माजरत जानने में चाह रहा था कि इससे कोई एक्टिविटी इस वक्त तो जनरेट नहीं हो रही। रमजान में तो जो लेबर है वो तो अपने गांव देहातों में जा चुके हैं। अब बड़े बड़े शहरों में तो लेबर, क्योंकि लॉकडाउन पहले था, लोग चले गए, अब शायद ईद पे छुट्टियां होती है, जो रूटीन होती है, तो वो एक्टिविटी जनरेट आपको होती हुई नजर आ रही है सैयद अनवर साहब? देखिए, इसमें मैं आपको ये गुजारिश करूं कि जो ओवरऑल रमजान का जो महीना है, ये सारी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर रमजान का महीना एज कम्पेयर टू स्लो रहता है। हर साल हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि लॉकडाउन रमजान से पहले महीना 1.5 महीना पहले लॉकडाउन हो गया था और बहुत सारे लोग इस इंतजार में थे कि ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से रिलीफ आए। तो हम अपने पूरे पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन से और इस्लामाबाद से जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है कि इस वक्त लोग अपने देहातों में नहीं गए बल्कि यहाँ पे काम कर रहे हैं और लोगों को काम मिलना शुरू हो गया। अच्छा। और ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि उन लोगों को जो पहले ये सोच रहे थे कि बाहर निकलेंगे, पुलिस रोकेगी, पूछेगी कि क्यों जा रहे हैं, तो वो भी गवर्नमेंट ने स्टेप लिए कि जी जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड लोग हैं वो अपना डिस्टेंस को, अपनी हिफाजत को मेंटेन करते हुए काम कर सकते हैं। तो आपको इन तमाम हमारे शहरों के अंदर बेशुमार आपको लोग मिलेंगे कि जो इस वक्त वापस अपने रोजगार के ऊपर आ गए और वो इंशाल्लाह फिर ईद की छुट्टियों पे अपने घरों को जाएंगे। इस वक्त लोग काम कर रहे हैं। हालांकि हमारा पंजाब में हार्वेस्टिंग सीजन भी शुरू हो गया है, हार्वेस्टिंग के लिए भी हमें काफी लेबर चाहिए होती है। तो इस वक्त बल्कि वर्कर की शॉर्टेज है, लोगों की रिक्वायरमेंट है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मिले, उसकी वजह हार्वेस्टिंग का सीजन है। आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ ही रहेगा असमतुल्लाह हशमानी साहब, सीनियर नुमाइंदे हमारे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, टीवीयू पे। और असमतुल्लाह हशमानी साहब बड़ा जबरदस्त काम जो है हमारे साथ शेयर करेंगे कि मुस्लिम हैंड्स वाले जो टैक्स अफ्तार है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। हशमानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी हशमानी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपको सुन सकता हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसी पे बात करूं कि ये इदारा जिसका नाम आपने अभी लिया मुस्लिम हैंड्स का, पूरी दुनिया में काम करता है 92 से और इस वक्त 56 ममालिक में इनका काम है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो कोरोना के मुज़मरात हैं उसी के तनाज़ुर में उन्होंने एक फासला दिया है और अब ये अफ्तारी जो बैठ के कराते थे, अब उन्होंने अफ्तारी का स्टाइल भी चेंज किया है और उसमें ये किया है कि लोगों के घरों में भेजते हैं। मेरे साथ इस वक्त कंट्री हेड जो हैं जियाउल नूर साहब, उनसे मैं बात करता हूँ। शाह जी, आप मुझे बताएं कि ये आपका इदारा किस तरह आप काम करें, कितने लोगों को रोजाना आप अफ्तारी डिलीवर करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अशफानी साहब। पाकिस्तान टेलीविजन ने आज इस खाने को लाइव यहाँ से टेलीकास्ट किया और इससे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न तो डायरेक्टली यहाँ पे लोग जो इफ्तारी करते थे कुर्बो जवार से, उनको लाइव टेलीकास्ट करता था। और आज ये सारे जो मैयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये कोरोना वायरस से बचाव के लिए हैं, ताकि कोई लोगों के लिए नुकसानदेह चीज़ें ना हो। तो खाना यहाँ पे शुरू किया गया, राशन पैक भी मुस्लिम से तकसीम किए 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ में, और अभी ये सिलसिला जारी है। ये 20,000 तक टारगेट है पूरे पाकिस्तान कश्मीर के अंदर मुस्लिम का राशन पैक का। तो हमने जो ही रमज़ान स्टार्ट हुआ तो हमने पका पकाया खाना शुरू कर दिया। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर भी और पेशावर के अंदर भी 2 जगहों पे ये खाना स्टार्ट है और पका पकाया खाना लोगों को दिया जा रहा है और लोगों के डोर स्टेप पे जाके दिया जा रहा है। ये जो कुछ अहबाब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं खाना लेने के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं, ये बिल्कुल इस सेंटर के मुस्लिम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बिल्कुल साथ ही जो आबादी। मुझे एक और चीज़ बताएं कि आप मुस्तहिक लोगों का तयन कैसे करते हैं, आपको कैसे पता है, तरीकाकार क्या है? सबसे पहले तो ये कि जो मुस्लिम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस या मुस्लिम स्कूल सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं,
وہ یتیم اور غریب بچیاں بچے سب سے پہلے ہم ان کو پریفر کرتے ہیں جی. ان کے گھروں میں کھانا جاتا ہے, ان کو ریلیف ملتا ہے جو بھی ملتا ہے, پھر پبلک کے اندر سے جو لوگ حقدار ہیں پھر ہم ان کو ریلیف دیتے ہیں جی. یہ چیزیں ان تک پہنچاتے ہیں جی. لسٹیں بنانا اس لیے ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس آلریڈی یہ ڈیٹا موجود ہے جو بچے ہمارے پاس غریب ترین اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, اور 80% مسلم ہینڈز پاکستان اسکول سسٹم میں غریب اور یتیم بچے پڑھتے ہیں جو فری آف کاسٹ ایجوکیشن لیتے ہیں. باقی پھر ہم دوسرا حصہ پبلک تک لے کے جاتے ہیں, عام پبلک تک, پھر ان کو یہ راشن پہنچاتے ہیں. اور یہ بھی ہمارے وہی کمیونٹی ہوتی ہے جو ارد گرد ہوتی ہے, یا جہاں پہ دوست احباب جو ہیں ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں, تو ہم تھوڑا سا سروے کر کے دیکھ کے جو واقعی ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک ان کا وقت پہنچایا جاتا ہے. بہت شکریہ انوار. میں آپ کو بتاؤں, جس طرح پیر صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ صورتحال ہے, اگر ہم دیکھیں تو اس رمضان شریف میں عام آدمی کے لیے بہت زیادہ پرابلم بھی تھی, اور اسی کے ساتھ ساتھ جب کرونا کی وبا پھیلی تو وہ جو ڈیلی مزدور تھا وہ بھی بہت مشکل میں چلا گیا. اس طرح کے بہت سارے ادارے دونوں جڑواں شہروں میں کام کرتے ہیں. یقیناً درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ اچھے لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہیں, جن کے ادارے جو ہیں وہ غربت سے لکیر سے نیچے والے لوگ. اور حکومت کا بھی یہی اعلان ہے, وزیر اعظم عمران خان کی بھی یہی کوشش ہے. آپ دیکھیں یہ پناہ گاہیں, یہ لنگر خانے اسی کے تناظر میں تھے تاکہ عام آدمی کو وہاں پہ جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا بھی مل سکے, اور صبح سحری کا بھی, افطاری کا بھی, اور رہائش بھی. بہت شکریہ عصمت اللہ صاحب, بہت شکریہ, زبردست آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور مسلم ہینڈ کو کریڈٹ جاتا ہے. سید ضیاء نور صاحب جو ہیں بڑے عرصے سے فلاحی کاموں میں مصروف عمل ہیں, اور بڑا اچھا انہوں نے یہ اب نکالا کہ جو پیکڈ فوڈ ہے, یعنی کہ چونکہ ظاہر بات ہے سب کہہ رہے ہیں سماجی فاصلہ رکھیں, حفظان صحت کے اصولوں کو ملوز خاطر رکھا جائے, کورونا وائرس, تو مسلم ہینڈ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ باقی جو نان گورنمنٹل یا فلاحی ادارے ہیں وہ بھی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, ان کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے. جو مخیر حضرات ہیں جنہوں نے, اگر یہ ابھی کلپ جو عصمت حشوانی صاحب موجود تھے اور یہاں اسلام آباد اور راولپنڈی اور انہوں نے پشاور کا بھی ذکر کیا کہ وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو ضرور وہ رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی, مسلم ہینڈ سے بھی. اور سردار تنویر صاحب یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے, اور ظاہر بات ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے جو ہم اپنے ویورز کے ساتھ ہم نے شیئر کیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے کہا کہ 1 لاکھ تک بھی اگر سمندر پار پاکستانی آئے تو پاکستان کی اکانومی میں گنجائش ہے. ہم نے پچھلے دور میں سنا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ, تجارتی خسارہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا امپورٹ اور ایکسپورٹ میں عدم توازن کی وجہ سے. یہ جو اب سچویشن بنی ہے تو بہت سے آرڈرز باہر نہیں جا رہے ہوں گے, بہت سی امپورٹس پہ تو ہم پہلے ہی بہت سی قدغیں لگا چکے ہیں. تجارتی خسارے پر بھی اس کا بڑا منفی اثرات پڑ رہے ہوں گے, اور اس کو کیسے کور اپ کیا جائے گا, چونکہ آپ پنجاب انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے چیئرمین ہیں اور پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اس حوالے سے بھی ضرور کہے گا سردار تنویر صاحب. بالکل انوار صاحب, دیکھیے اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے بہت ساری جو ایکسپورٹ تھی وہ اس کے جو آرڈر ہے وہ یا تو وہ ڈفر ہو رہے ہیں یا وہ کچھ ٹائم کے لیے یہ آپ سمجھے کہ ہمیں یہ فیس کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی امپورٹ میں بھی کمی آئے گی, کیونکہ جو امپورٹ کے حوالے سے بھی جو آپ کی اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے, اس میں چونکہ یہ گلوبل اس کا امپیکٹ ہے جی, تو اس کا جو ٹوٹل خسارے کی جو ویلیو کیا ہوگی وہ تو آئندہ آنے والے نیکسٹ کوارٹر میں ہم اس کو دیکھ سکیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہم تقریباً $6 بلین کی کاٹن یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور میں جو کاٹن کا جو پورشن ہے آپ کو پتا ہے پنجاب سے آتا ہے, پھر کچھ پورشن ہمارا سندھ سے آتا ہے. تو کاٹن کے حوالے سے اس وقت جتنی ہماری ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ ہے, اور ہم اپنی ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن اور اپٹما کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری اس انڈسٹری کے لیے بہت بڑی اپارچونیٹی ہے کہ ہم اپنی را کاٹن باہر بھیجنے کے بجائے ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں. دیکھیے اگرچہ لاسٹ ایئر بھی ہمارا کوئی ہدف جو تھے کاٹن کے حوالے سے کوئی 7 ملین کے قریب جو بیلز تھی ہم نے کم پروڈیوس کی, لیکن اس دفعہ اگر ہماری ویدر اچھا رہا, باقی کنڈیشنز ٹھیک رہی, ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہماری جو ہے اہداف میں اس وقت جو ہے وہ اس طرح کمی نہ ہو اور ہم اپنی پروڈکشن جو ہے ییلڈ بہتر لے سکیں. تو آپ کی لوکل انڈسٹری کے لیے جہاں پہ یہ اس وقت اپارچونیٹیز ہے کہ وہ ویلیو ایڈیشن پہ جائیں اور بہتر ریٹ, بہتر وہ اپنا ریٹرن فارن ایکسچینج کی صورت میں جب 4-5 ماہ بعد انٹرنیشنل مارکیٹیں کھل رہی ہوں گی تو وہ ٹیکسٹائل سیکٹر اور دوسری جو ہماری انڈسٹری ہے وہ بہتر کر سکے گی. اور جو اس وقت ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کا نیکسٹ کوارٹر میں صحیح آئیڈیا ہوگا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت فوری طور پہ
क्योंकि ये सूरत-ए-हाल सारी इकोनॉमीज फेस कर रही हैं। बहुत सारी जगहों पे आप ये देखिए कि इस वक्त चाइना चूंकि जो बड़ा मैन्युफैक्चर होने के बावजूद दुनिया में बहुत सारे ऑर्डर्स के हवाले से चाइनीज कंपनियां जो वो रिग्रेट लेटर भेज रही हैं कि जी हम आपको टाइमली डिलीवर नहीं कर सकते। तो ये चूंकि सारी दुनिया के ऊपर इस वक्त इम्पैक्ट है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वार्टर में जब ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा जो एक्सपोर्टर भी है और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके साथ मिलकर हम इस लाइमल बनाएं और ऐसी पॉलिसी बनाएं कि इसके अंदर कम से कम फर्क पड़े। सरदार साहब ये फरमाइएगा, 9 मई के बाद फैसला ये किया जाना है कि लॉकडाउन में मजीद नरमी हो या सख्ती हो, आपकी इस हवाले से क्या तजावीज़ हैं? जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, क्योंकि ईद का मौका है, वहाँ पे तो कदरे बेहतर सूरत हाल हुआ करती है आम मार्केट के, यानी वहाँ SOPs का ख्याल रखा जा सकता है। बहुत से सेल्समैन हैं, बहुत से ऐसी ताजिर बिरादरी है जिनका रोजगार बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से वाबस्ता है। आपकी क्या तजावीज़ है? 9 मई के बाद क्या फैसला होना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की मार्केटें हैं इनके अंदर शॉपिंग मॉल्स का भी एक कंपोनेंट है जो मौजूद है और वहाँ पे कई हजार लोग जो एक माल के अंदर अगर आप देखें तो 4 से 6 हजार या 8 हजार एम्प्लॉयमेंट होती है। तो वहाँ पे भी जो रिटेलर हैं ज़ाहिर है उनके भी उसी तरह बिजनेसेस हैं जो दूसरी मार्केट में, लेकिन इसको लकीली जो हमारे जो फिगर है कि जितने शॉपिंग मॉल पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं इन सब ने थर्मल कैमरे जो हैं वो एक्वायर कर लिए हैं। अच्छा, तो जितनी भी उनकी एंट्रीज होंगी वहाँ पे जब लोग आएंगे तो उनके टेम्परेचर उनके चेक होंगे और उन चूंकि माल के अंदर इंतजामिया ऐसी मौजूद होती है कि वो लोगों के सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन करा सकते हैं, उनके अंदर सिक्योरिटी का स्टाफ होता है, सेफ्टी का स्टाफ होता है। तो हमें ये चूंकि इससे पहले भी माजी में ये देखने में आया कि जो इस तरह की ऑर्गेनाइज मार्केटें होती है प्रॉपरली उनके अंदर ऐसी वायलेशन रिपोर्ट नहीं होती है। अगर कोई चीज हो CCTV कैमरे लगे होते हैं और फिर उनके अंदर जो आउटलेट्स हैं वो भी चूंकि बड़े ग्रुप होते हैं तो वो भी अपने बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनकी भी अपनी रेपुटेशन एट स्टेक होती है तो वो नॉर्मली SOPs को फॉलो करते हैं। तो मेरा ख्याल है 9 मई के बाद जब गवर्नमेंट इसको सॉफ्ट करने जा रही है तो जो ऑर्गेनाइज मार्केटें हैं, माल हैं, उनके अंदर तो हमें नहीं लगता कि वो ज्यादा इश्यू हो, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हर छोटी या बड़ी मार्केट के अंदर लोग जो गवर्नमेंट की दी गई गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। चलिए, बहुत शुक्रिया सरदार तनवीर इलियास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे हमारे सवालात के जवाब दिए और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मॉल्स होते हैं उसमें काफी बेहतर SOPs मुलूज़ खाते रखे जा सकते हैं। लेकिन कल भी हम बात कर रहे थे, तस्वर वो बता रहे थे कि जो डिसइंफेक्टेंट गेट है, कल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमारे साथ थे, वो कहते हैं उतना इफेक्टिव नहीं, और थर्मल गन के बारे में कहा जाता है कि कैलिब्रेटेड सही होनी चाहिए। टेम्परेचर अगर आपका नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं जो है वो अटैक नहीं, वन ऑफ द साइंस है। हाँ, लेकिन वो सेल्समैन है उनको मेरे ख्याल में ग्लव्स पहनाए जा सकते हैं, उनको मास्क दिए जा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर आपने सही कहा कि जो ईद का अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा अशरा जो है उसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, मग़फ़िरत हो गया और अल्लाह ताला हम सबके गुनाह भी माफ करे और ये जो वबाई मर्ज है इससे हम सब की जान छुड़ाए। मैं तो कहूँगा पूरी आलमी इंसानियत की इससे जान छुड़ाए, क्योंकि 2-2.5 लाख के करीब जो है अफराद जो हैं वो इस दुनिया से गुजर गए हैं इस कोरोना वायरस के वारों की वजह से। लेकिन अब देखना यह है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में चूंकि उसमें तमाम सूबे भी शामिल होते हैं और फेडरेशन भी होती है, वज़ीर आज़म साहब उसको चेयर करते हैं, क्या फैसला आता है कि आया स्कूल खोले जाएंगे या बंद रखे जाएंगे जून के बाद, जो वो मई के एंड तक बंद किए गए हैं। 9 मई के बाद जो है क्या लॉकडाउन में ईज आएगा। मैं आज देख रहा था साउथ कोरिया में तो लोगों ने अब बिल्कुल ही ओपन कर दिए, पिछले 15 दिनों में वहां कोई हलाकत नहीं हुई, तो बीचेस पे भी लोग मौजूद थे, क्योंकि आपको पता है कि हमें भी रमजान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नेकी वाला महीना, जरा बोर इस तरह है कि घर में बैठे रहते हैं अफ्तार के बाद। मैं थोड़ी देर पहले जब आप गुफ्तगू कर रहे थे, हम खास तौर पे खराज तहसीन पेश करते हैं जो हमारे रजाकार हैं, खासतौर पर मुस्लिम हैंड्स की, जैसे कि आपने बात की है, यानी लोगों की और मुस्तहिकीन के घरों की दहलीज तक वो खाना और जो इफ्तार है वो पहुंचा रहे हैं। इस बात का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। जैसे अभी भी हम बात कर रहे थे, आशमान साहब भी मौजूद थे, तो जो मुस्तहिकीन हैं उनकी फुटेजेस या उनको दिखाना या उसकी जो तशहीर करना, इससे थोड़ा हम अगर इस्तेमाल करें, बल्कि कुल्ली तौर पर करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इस डाटा को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे उनके स्कूल हैं, उनमें जो बच्चे तालीम याफ्ता या तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं, उनके जाहिर बात है कि जो माली और मुआशी हालात हैं उनके सामने हैं, उन घरों को खास तौर पे तरजीही बुनियादों पर एक राशन पहुंचाया जा रहा है, तो बड़ी अच्छी एक काविश है। हम इनफरादी तौर पे भी इसका एहतमाम कर सकते हैं। हर शख्स ये जानता है कि उसके कुर्बो जवार में, उसके रिश्तेदारों में कौन मुस्तहिक है, ईद के मौके पर उसको कितनी ज़रूरत है, रमज़ान मुबारक में राशन किस हद तक उसको घर तक पहुँचाया जाना चाहिए। SOPs का ख्याल रखते हुए हम खुद भी अपनी मदद आप कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा, और चूंकि ज़कात भी बहुत ज़्यादा दी जाती है माह मुबारक में, और मैं खुद उसके पढ़ रहा था कि जो मुस्तहिकीन है, तो मुस्तहिकीन में
میں جو ضرورت مند ہیں, جو محتاج ہیں, جو آپ کے رشتہ دار ہیں, ایون تصور یہ بھی تھا کہ جو آپ کے بھائی بہن اگر وہ بھی ضرورت مند ہے تو مستحسب ہے کہ آپ بہتر ہے مستحسن ہے کہ پہلا حق ان کا کہ آپ ان کو دیں. پھر جو آپ کے گھر ملازمین ڈومیسٹک ورکرز کام کرتے ہیں وہ بھی روزے دار ہیں, تو اگر آپ خشک راشن ان کو دے دیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے ایک طرح سے روزہ کشائی میں شامل ہو جائیں گے. میں اس المیہ کی جانب بھی توجہ دلانا چاہوں گا. بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک شخص چونکہ معلومات کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی حالت جو ہے وہ دیدنی ہوتی ہے, لیکن دوسری طرف اس کے بھائی کو دیکھیے تو وہ نانے زمین کے لیے بھی ترس رہا ہوتا ہے. اس طبقاتی نظام کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے کہ آخر ایسی کیا نوبت آئی کہ ایک بھائی اتنا صاحب ثروت ہے اور دوسرے کو زکوٰۃ کی ضرورت پیش آ رہی ہے. یعنی وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا, مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے لیے کوئی چیز پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. اس کا بھائی اتنا غریب ہو کہ وہ اس کے لیے چھت بھی نہ ہو اور دوسرے کے پاس آسائشیں ہی آسائشیں ہوں. بہت آپ نے صحیح کہا. اور رمضان شریف کا روزے رکھنے کا مفہوم ہی یہی ہے, صرف بھوکا پیاسا نہیں رکھنا. اللہ بھوکا پیاسا, اب تو میڈیکل سائنس یہ بھی پروون ہو گیا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر, آپ کے اندر جتنے ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ سارے ان کا اخراج ہوتا ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے. تو ایک تو طبی طور پہ یہ بہت زبردست کام ہے. دوسرا یہ احساس آپ میں پیدا ہو کہ بھوک کا کیا احساسات آپ کے ہوتے ہیں جب 15-16 گھنٹے آپ کچھ نہیں کھاتے صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو آپ کو احساس ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے وہ کس مشکلات سے گزرتے ہوں گے. ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے آپ رجوع کر سکتے ہیں. حقوق اللہ, حقوق العباد کا بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور ویسے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کوئنسیڈنٹلی کرونا وائرس اور رمضان شریف کا اس مہینے میں اس انفیکشن ریٹ کا بڑھنا, اس میں ہم کبھی بھی حصہ لائی جا سکتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں, ہم کچھ کھاتے نہیں پیتے نہیں, چھپ کے بھی ہم جو ہے نہیں کھاتے. لیکن اب ڈاکٹر نصیب اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑی امپورٹنٹ خاتون ہیں, ہیڈ انفیکشیس ڈیزیز ہیں, ڈاکٹر ہیں, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے آپ کا تعلق ہے. ڈاکٹر نصیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, جڑواں شہر اسلام آباد اور راول پنڈی, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں بھی پمپ جانے کا اتفاق ہوتا ہے, وہاں پر بہت سی سراؤنڈنگ ایریاز کے مریض بھی آتے ہیں. کچھ آ رہی ہیں خبریں کہ انسیڈنس کے انفیکشن ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اسلام آباد اور پنڈی میں. اور پلیز ڈاکٹر سروت صاحبہ کے حوالے سے بھی بتائیے گا, ان کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی. آپ کی MCH 4th ایئر ریزیڈنٹ ہے جن کو COVID-19 ہو گیا ہے, تو ان دونوں حوالوں سے بتائے گا ڈاکٹر نسیم صاحبہ. جی, پنڈی اسلام آباد کی جہاں تک بات ہے تو جو پیشنٹس کی تعداد ہے یقیناً اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پمس کے اندر بھی جو ہمارے پاس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ابھی تک پازیٹیو کیسز جو ہے وہ کافی تیزی سے بڑھے ہیں, اور 222 کیسز ہیں اس وقت جو کہ پازیٹیو ہیں. ان میں سے تقریباً 7 پیشنٹ ایسے ہیں جو کافی کرٹیکل ہیں اور 4 وینٹیلیٹر پہ ہیں اس وقت. تو کنڈیشن تو اس طرح سے سچویشن بہت کوئی امپروومنٹ کی طرف تو نہیں ہے, گریجولی جو ہے وہ ڈیلی پازیٹیو کیسز میں اضافہ ہی ہوتا آ رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ بتا رہی تھی کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ ان کا مطلب غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, یا ہیومن ٹرانسمیشن ویسے ہی بڑھتی ہے؟ اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ ٹرانسمیشن بھی یقیناً بڑھ رہی ہے, اور جیسا کہ ہم بات کریں کہ کمیونٹی ٹرانسمیشن اب 80% سے زیادہ ہو گئی ہے, اور ٹریولرز بھی یقیناً پازیٹیو آ رہے ہیں, لیکن زیادہ کمیونٹی ٹرانسمیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ٹیسٹنگ بھی تھوڑی بڑھ گئی ہے, اور جس طرح پہلے ہم کچھ خاص لوگوں کو ہی ٹیسٹ کرتے تھے, اب میجورٹی کو ہم ٹیسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو نمبر بھی ان کا ٹیسٹنگ کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑی ہے. تیسری بات ہے, اس سے میں بڑا ایگری کرنا چاہوں گی کہ یقیناً لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کافی کیجول ہے, اور وہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بس اب یہ ایک نارمل ایٹماسفیئر کریٹ ہو گیا ہے, بس روٹین کی لائف سٹارٹ ہوگی. اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دوبارہ سے گیدرنگز میں جانا اور کیجول انداز میں ہاسپٹل کے اندر بھی دیکھنے کو ملتا ہے, اور ڈاکٹرز کو بھی دیکھنے کو ملتا ہے. بہت سارے سٹاف ہیں اور ڈفرینٹ اداروں کے جو لوگ ہیں وہ بہت کیجول ہو گئے ہیں. منڈیوں میں آپ جا کے دیکھ لیں, اور افطاری کے ٹائم آپ دیکھ لیں کس طرح سے لوگ جو ہے شاپنگ کرتے ہیں. تو یہ یقیناً یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ان کو ملا کے دیکھا جائے تو یقیناً نمبر بڑا ہے. جن کریٹیکل مریضوں کی آپ نے بات کی ہے 7, ان میں 4 وینٹیلیٹرز پہ ہیں. کچھ تھوڑا بتائیں کس ایج گروپ کے لوگ ہیں, مقامی طور پہ ٹرانسمٹ ہوا, ٹریول ہسٹری ہے ان کی, تھوڑا ان کے حوالے سے بتائیں گے. جی, یہ جو کریٹیکل پیشنٹس ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ لوکل ٹرانسمیشن والے ہی ہیں, ان کو مقامی طور پر یہ ٹرانسمیشن ہوئی ہے. اور ایج گروپ ان کا جو ہے نا وہ یوں سمجھنے کہ 50 سے لے کر تو 70 کے ایج گروپ تک ہیں یہ. اور یہ پہلے سے دیگر امراض میں بھی مبتلا رہے ہیں, کیونکہ سننے میں ان میں سے میکسیمم جو لوگ ہیں ان کو کوئی نہ کوئی بیماری ساتھ شامل ہے. اچھا, وینٹیلیٹرز کی کیا صورتحال ہے اس وقت پیمز ہاسپٹل میں؟ وینٹیلیٹرز دیکھیے ہمارے پاس 10 وینٹیلیٹرز موجود ہیں, اور یقیناً کسی وقت ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن ابھی فی الحال ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو
لیٹسٹ ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ارلی ٹریٹمنٹ کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت نہ پڑے. لیکن یقیناً پھر بھی پیشنٹ ایسے کریٹیکل کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو ریسپریٹری سپورٹ دینی پڑ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب مختصراً یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ جو پیشنٹس وینٹیلیٹرز میں منتقل کر دیے جاتے ہیں ان کے بچنے کے چانسز کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک ہمارے پاس جو لوگ وینٹیلیٹر پہ ڈالے گئے تھے ان میں سے ایک پیشنٹ جو ہے وہ وین آف ہوئے اور ایک اور پیشنٹ شاید وین آف ہو جائیں انشاءاللہ. تو جی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے اور فیکٹرز کیسے ہیں. اگر باقی چیزیں فیوریبل ہیں, ایج گروپ ذرا چھوٹا ہے اور کوئی ماربڈ کنڈیشن نہیں ہے تو پھر بھی چانسز ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی فی الحال ہمارا کوئی بہت اچھا اس طرح سے ہوپ فل نہیں رہا. اس کی وجوہات یہی تھی کہ کوماربڈ زیادہ تھی, ایج گروپ بھی بڑے تھے اور بہت سارے پیشنٹ آئے ہی بالکل لاسٹ اسٹیج میں آئے تھے جب وہ ان کو بچانا بہت مشکل ہو رہا تھا. تو ایسی صورت میں آپ وینٹیلیٹر پہ ڈال بھی دیں تو پیشنٹ ریکور نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو کہ آپ انفیکشس ڈیزیز کی ماہر ہیں, یہ اگر میں صحیح پروناؤنس کروں ریمیڈیز ویئر دوائی جو امریکہ میں دی جا رہی ہے اور اٹلی کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی ایسا اس کی دوائی یا ویکسین جو ہے وہ تیار کرنے میں کوئی حتمی انہیں پیش رفت ملی ہے. یہ دوائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گی ریمیڈیز ویئر کے حوالے سے جو CDC والوں نے کہا ہے کہ آپ وہ کھا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر فوسی کے بھی بیان آتے ہیں امریکہ کے. جی اس کے اوپر کافی ریسرچ ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ کام اس وقت اسی پہ ہو رہا ہے اور اس کے ریزلٹس بھی اچھے شو ہو رہے ہیں. اب وہی بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت یہ اویلیبل نہیں ہے, اس لیے ہمارا اس کے اوپر اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہے, ہم نے اس کو یوز کر کے نہیں دیکھا ہے. اچھا. اور جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ریمڈیسیور جو ہے وہ یہ ڈفرینٹ ہے, اور جو ویکسین کی بات ہو رہی ہے وہ دوسری بات ہے. یعنی جی ویکسین تو ایک الگ چیز ہے. تو ویکسین ان لوگوں کو لگائی جاتی ہے جن کو ابھی ڈیزیز نہیں ہوئی ہوتی تاکہ پریونشن ہو سکے. تو ویکسین کے بارے میں بھی ابھی کوئی بہت حتمی چیز سامنے نظر نہیں آئی کہ وہ کس سٹیج پہ ہے اور وہ کتنی سکسیسفل ہوگی, اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ٹائم لگے گا. اور ڈاکٹر سرورت صاحبہ کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ ان کی میڈیا میں کیونکہ آپ کو بھی ہم کریڈٹ دیں گے کہ آپ بھی ہماری فرنٹ لائن ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ براہ راست ان مریضوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہیلتھ ورکرز کی سیکیورٹی سیفٹی کے لیے کہ وہ کافی گلہ مند تھی اپنی اس سوشل میڈیا ویڈیو میں کہ وہ 4th ایئر کی ریزیڈنٹ ہے اور ایک ڈاکٹر کو ہوا تھا لیکن صحیح پیش بندی نہیں کی گئی. آپ لوگوں نے اب TTQ پالیسی بھی متعارف کرا لی ہے, ٹیسٹ ٹریک کوارنٹائن, تو اب MCH کو سیل کر دیا گیا. اس کی وجہ سے کیا کہنا ہے ڈاکٹر نسیم صاحب آپ کا؟ بیسیکلی دیکھیے میں آپ کو سمجھتی ہوں کہ جس طرح باقی لوگ افیکٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے ڈاکٹرز بھی کمیونٹی کا حصہ ہیں اور ان کو بھی بیماری اسی طرح سے ہی ہونے کا ڈر ہے جیسے باقی لوگوں کا ہے. لیکن چونکہ ڈاکٹرز چونکہ ہاسپٹل میں آتے ہیں اور وہ ان کا انٹریکشن پیشنٹ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی طرح سے بھی کسی وجہ سے بھی وہ سمٹومیٹک ہو جاتے ہیں, جیسے ان کو بخار ہو جاتا ہے یا کھانسی ہو جاتی ہے, تو فوری طور پر سب سے پہلے ڈاکٹر کی خود کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ سمٹومیٹک ہو جائے تو آف ورک ہو جائیں. یعنی ان کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے کام پہ آنا ہی آنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلا جو اسٹیپ لینا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ وہ خود کو جو ہے نا ریسٹرکٹ کر لیتی اور ان کو ڈیوٹی نہیں کرنی چاہیے تھی اور اپنے امیڈیٹ باس کو بتاتے کہ ہم نے مجھے یہ سمٹمز آ رہے ہیں تو مجھے ڈیوٹی نہیں کرنی. اور یہ سب سے اہم بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ہماری پرسنل رسپانسبلٹی ہے کہ اگر مجھے بخار ہو جاتا ہے تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لوں بجائے سے کہ میں اپنے سمٹم کی کنڈیشن میں اس سچویشن میں پیشنٹ کو دیکھوں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اس کورونا کی وجہ سے دیگر امراض کی OPDs کس حد تک متاثر ہوئی ہیں, کیونکہ بہت سے ایسے امراض ہیں کہ جن کا پراپرلی چیک اپ بے حد ضروری ہے. پیمز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی وہ امراض کے جن میں مبتلا مریض اس وبا کی صورت میں بھی اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطے میں رہیں, اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گائیڈنس فراہم کیجیے گا. جی اب میں آپ کو بتاتی چلوں پیمز کی جو ڈیلی کی OPD ہوا کرتی تھی وہ 10,000 سے زیادہ ہے اور اس میں یقیناً بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کریٹیکل بھی ہوتے ہیں اور ان کو ڈائبیٹک ہیں اور HIV کے مریض ہیں, TB کے مریض ہیں جن کو ریگولر دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے. جس کا ہم نے تھوڑا سا وے آؤٹ نکالا ہوا ہے. لائک TB کے پیشنٹ ہر منتھ آتے ہیں, ہر مہینے دوائی لے کے جاتے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے اپنا ایک سینٹر کھول رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی روٹین کی دوائیاں جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں. اور اگر ان کو کوئی فالو اپ کرنا ہوتا ہے تو وہ واٹس ایپ پہ ہم سے چیٹ کر لیتے ہیں یا میسج کر لیتے ہیں یا فون کال کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ہم سے رابطے میں ہیں. اسی طرح HIV کا ہمارا پورا سینٹر ہے جس میں کم سے کم 4,000 سے زیادہ پیشنٹ ہیں جو ریگولر فالو اپ والے ہیں. تو یہ پیشنٹ جیسے ہی کرٹیکل ہوتے ہیں تو انفیکشن ڈیزیز کی جو وارڈ ہے وہ اوپن ہے اور اس میں ہم ان پیشنٹس کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور ان کو دیکھا جاتا ہے وہاں پہ. اور دوائیاں روٹین کی ان کو ہمارا ایک روم ہے جس میں ساری دوائیوں کی جہاں سے ہم ڈسپینس کرتے ہیں دوائیاں, وہ روم بھی 24 آورس میں سے مارننگ آورس میں وہ کھلا رہتا ہے. تو سب لوگ جو ہے وہ فون پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور آ کے اپنی دوائی لے جاتے ہیں. باقی وہ پیشنٹس ہیں جیسے کارڈیک سینٹر ہے تو آپ کو پتا ہے کہ
कार्डियक सेंटर और कार्डियक इमरजेंसीज, इसी तरह गायनी की इमरजेंसीज होती हैं, तो वो उस तरह से मुकम्मल तौर पर बंद हो नहीं सकती। वो पेशेंट्स ER में आते हैं, कार्डियक मैनेजमेंट होती है उनकी, इमरजेंसी सिजेरियन भी हो रहे हैं, इमरजेंसी जो है सर्जरी और सब कुछ हो रहा है, ट्रॉमा के पेशेंट आ जाते हैं, वो सब चल रहा है। यानी वो क्रिटिकल केयर जो है वो हादसात में तो कमी वाकई हुई है, क्योंकि लॉकडाउन है, जाहिर बात है कि बड़े पैमाने पर लोग नकलो हमल की जो है वो सही नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हादसात की सूरत में जो पेशेंट्स लाए जाते हैं उनकी देखभाल के हवाले से क्या SOP है? जाहिर बात है कि उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको खुदा न खास्ता कोरोना वायरस ने मुतासर किया हो, तो उस हवाले से भी कुछ अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि जितने पेशेंट भी सर्जिकल केसेस होते हैं जो हमारे पास आते हैं, तो रूटीन में उनकी टेस्टिंग की पॉलिसी बना ली है कि प्रोसीजर करने से पहले उनका टेस्ट होगा, और जब वो क्लियर हो जाएंगे तो उनको प्रॉपर तरीके से जिस तरह से हैंडल करना है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी जैसे इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ जाती है और पेशेंट को मैनेज करना पड़ता है, तो फिर वो प्रॉपर PPE पहन के पूरे SOPs फॉलो करके ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसको ऑपरेट किया जाए अगर इमरजेंसी में करना है। बाकी जो लोग हैं जो थोड़े स्टेबल हैं, वो जो हमारी ओल्ड इमरजेंसी है वहाँ पे अगर उनको कुछ ज्यादा मसला होता है तो वो फिर आते हैं, अदरवाइज यकीनन कोल्ड केसेस अभी घरों पे ही हैं और वो उस तरह से रूटीन में नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप PIMS के पास कैपेसिटी खुद डेवलप हो गई है कि कोरोना का टेस्ट आप लोग खुद करते हैं, या अभी भी NIH भिजवाए जाते हैं नमूने और फिर उसके रिजल्ट आते हैं? इसके ऊपर काफी अच्छे से हम काम कर रहे थे, तो इस वक्त हमें NIH की तरफ से टेस्टिंग के लिए PCR की मशीन भी मिल गई है, और जो बायोसेफ्टी कैबिनेट की रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो गई है। अब सिर्फ हमें जो है वो उसको क्या कहते हैं, जो प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग है वो मजीद 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, तो हम खुद से टेस्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। सिर्फ किट्स की दस्तयाबी का इशू है, जिसके लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमें इसकी सस्टेनेबिलिटी की एश्योरेंस दे दें, ताकि हम टेस्ट करें तो फिर आप उसको कंटिन्यू। डॉक्टर साहब लास्ट पे चंद सेकंड में बता दें, जो लोग आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी भी अलामात पाई जाए तो घर बैठ के अगर सेल्फ मेडिकेशन कुछ दवाइयां आप बता दें, क्योंकि आपकी बड़ी जबरदस्त तशखीस है, मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस भी, आपको अल्लाह ताला ने शफा दी है, कोई ऐसी अद्वियात जो लोग खुद से खाएं और उनको अस्पताल ना आना पड़े? कोरोना के हवाले से मैं ये कहूंगी कि जो पेशेंट स्टेबल हैं, जिनको हल्की फुल्की खांसी और बुखार के अलावा कुछ नहीं है, तो वो लोग ऐसे हैं जिनको किसी खास दवाई की जरूरत नहीं है, पैरासिटामोल और इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं, होम रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ हम लोगों को ये भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जब वो घर पे होते हैं वो दिन में 2 मरतबा अपने बुखार को चेक करें और अपनी कैफियत के ऊपर नजर रखें कि आया हमें चलने फिरने से सांस में दुश्वारी तो नहीं हो रही, क्योंकि मरीज अगर लेटा होता है तो आमतौर पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब वो चल फिर के कोई काम करना शुरू करता है तो एकदम उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस में दिक्कत हो सकती है। तो अगर ऐसी अलामात हों तो हम यही कहेंगे कि फौरी तौर पर हॉस्पिटल से रब्ता करें, क्योंकि हॉस्पिटल में हम फौरी तौर पर ये देख सकते हैं कि इनकी ऑक्सीजन का लेवल, उनकी सैचुरेशन कैसी है, आया उन्हें हमें फौरी तौर पर जो है वो एडमिट करना है कि नहीं करना, क्योंकि इस कंडीशन में घर में रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और इसमें घर में इसका ट्रीटमेंट हो भी नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन घर पे नहीं होती। तो फौरी तौर पर पेशेंट को जो मैनेजमेंट की जाती है वो ऑक्सीजन सपोर्ट होती है अगर उसकी जरूरत हो, और उसके बाद फिर मजीद जो दूसरी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं उसके ऊपर फिर नजर रखते हुए पेशेंट का इलाज किया जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा, वबाई अमराज की माहिर हैं और बड़े अहम नुक्ते आपने उजागर किए। सर ये इसकी बता दें कि इसलिए अहम है कि डॉक्टर फुरकान की जो डेथ हुई, तो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, जो अब हुकूमत इसकी तहकीकात भी कर रही है, वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से उन्हें कहा भी गया था, इंडस हॉस्पिटल में उनकी भतीजी डॉक्टर हैं कि आप आ जाए, तो उनका मैं घर में ही रहूंगा। तो फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसको स्टिग्मा मत समझे कि ये कोई आप पे मुआशरती दाग लग गया, अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में से किसी को कोरोना हो गया है, ये वो वही मर्ज है, किसी को भी हो सकता है, अस्पताल जरूर जाइए। इस सवाल करने का मेरा ये बेसिकली मकसद था। और दूसरी उन्होंने ये बात कही है कि घर पे रहते हुए आपने सिर्फ लेटे नहीं रहना, थोड़ी सी हरकत आप रखिए और एक्सरसाइज भी अगर करें, इसलिए कि उससे आपको मालूम होगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, सेहतमंद हैं। कहीं पे सांस फूलने लगे, कहीं पे आपको महसूस हो कि रूटीन की लाइफ आपकी डिस्टर्ब है, तो फिर आप जाहिर बात है कि रब्ता कीजिए। टेली मेडिसिन की भी सहूलत मैसर है, उसके अलावा आप खुद से भी फैसला कर सकते हैं। थर्मामीटर भी मौजूद हो घर पे, टेम्परेचर भी अपना चेक करते रहें। ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें अल्लाह तबारक व तआला से, जैसे आगाज में इमरान साहब ने कहा मगफिरत का महीना, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें, रुजू भी करें, और जितना मखलूक खुदा की आप खिदमत कर सकते हैं, आप यकीन मानिए इंशाल्लाह इससे बेहतर मुजरब नुस्खा नहीं होगा इस वबा से दूर होने का। इंशाल्लाह बहुत खूब। और इसी के साथ हम अपनी इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे। हमारे ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। रमजान ट्रांसमिशन भी आप जरूर देखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, समाजी फासले को बरकरार रखिए और खुदारा इसको संजीदा लीजिए, गैर संजीदगी से शॉपिंग के लिए ना निकलें, बहुत एहतियात करें। यही हमारा आज का मैसेज और टेक अवे है। मुझे सैयद अनवारुल हसन और तसव्वुर ज़मान बाबर को पूरी प्रोडक्शन टीम के हमरा इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।